हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैश डेफिसिट फाइनेंसिंग की। कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में और सीजनल इंडस्ट्रीज के केस में भी कैश डेफिसिट फाइनेंसिंग काम आती है। इनमें जो जनरल हम हमारे पास जो एमपीपीएफ निकालने के जो मेथड्स हैं, जैसे टर्नओवर मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, वो इनके केस में काम नहीं करते हैं ये मेथड्स। बिकॉज इनके जो कैश फ्लोज होते हैं उसके बेसिस पर निकालना सही रहता है। टर्नओवर के बेसिस पे और ट्रेडिशनल मेथड के बेसिस पे इनकी जो एमपीपीएफ की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो सही नहीं कैलकुलेट होती है। तो आज हमारे पास एक एक्सेल शीट है और हमारे पास एक ये सीएमए डेटा है एक फर्म का, जिससे कि फिगर्स को फीड करके हम फाइंड आउट करेंगे कि इस फर्म का पी कैश डेफिसिट कितना है और उसको कितना फाइनेंस बैंक से मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कुछ प्रिंसिपल चीजें जान लेते हैं, बेसिक चीजें जान लेते हैं। कैश डेफिसिट होता क्या है? कैश डेफिसिट का मतलब होता है आउटफ्लो और इनफ्लो का डिफरेंस। कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, उसमें जो डिफरेंस है। जब भी कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो से ज्यादा होगा तो कैश डेफिसिट निकल कर आएगा। और जिस महीने का कैश डेफिसिट सबसे ज्यादा होता है उस अमाउंट के ऊपर बैंक फिनांस कर सकता है। अब यहाँ पर कैश इनफ्लो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कैश इनफ्लोज रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी और एक होता है कैश इनफ्लोज फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। कैश इनफ्लोज रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल के मूवमेंट से जो जो कैश आता है वो सब कुछ कैश इनफ्लो की कैटेगरी में आता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म सोर्सेज का मतलब होता है जो भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से जो पैसे आते हैं, यानी कि कैपिटल के थ्रू, अनसिक्योर्ड लोन्स के थ्रू, टर्म लोन्स के थ्रू जो पैसा आता है, ये सब आते हैं लॉन्ग टर्म रिसीट्स के अंदर। अब इसी तरह से आउटफ्लो को भी इन्हीं दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होता है कैश आउटफ्लोज रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी और एक होता है कैश आउटफ्लोज टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म यूजर्स। तो कैश आउटफ्लोज रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो वर्किंग कैपिटल के लिए आउटफ्लो होते हैं, यानी कि माल खरीदने के लिए, सर्विसेज के लिए जो पेमेंट्स किए गए, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। एम्प्लॉयज को जो सैलरी दी जाती है, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस जो होते हैं, इंटरेस्ट का जो खर्चा है, इनकम टैक्स का जो खर्चा है, ये सब आता है शॉर्ट टर्म पेमेंट्स में या कैश आउटफ्लो रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऐसे ही लॉन्ग टर्म पेमेंट में आता है कैपिटल की अगर कोई ड्रॉइंग होती है, यानी कैपिटल निकाला जाता है। कॉस्ट इक्विटी अगर कम होती है, यानी कॉस्ट इक्विटी को वापस कर दिया गया, अनसिक्योर्ड लोन को वापस कर दिया गया, टर्म लोन का रिपेमेंट किया गया, फिक्स असेट नए खरीदे गए, कोई दूसरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज थी जो कि कम की गई पे ऑफ करके, अदर नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, अगर उनमें कोई और इंक्रीज हो रही है, तो ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म पेमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब क्या किया जाता है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम ये देखते हैं कि शॉर्ट टर्म इनफ्लो और लॉन्ग टर्म इनफ्लो से जो पैसा आया, और साथ ही शॉर्ट टर्म आउटफ्लो और लॉन्ग टर्म आउटफ्लो में जो पैसा गया, इनका क्या डिफरेंस है। तो जब भी आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा होगा तो कैश डेफिसिट डेवलप होगा और इसी के ऊपर फाइनेंसिंग की जाएगी। तो चलिए अब हम इस एक्सेल शीट को समझ लेते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनुअल जो मूवमेंट हो रहा है लॉन्ग टर्म फंड्स का और शॉर्ट टर्म फंड्स का, उसको हम यहाँ फीड करेंगे। फिर हम परसेंटेजेस फीड करेंगे कि हम जो भी कस्टमर अज्यूम कर रहा है कि आने वाले एक साल के अंदर हर महीने उसका इनफ्लो और आउटफ्लो का परसेंटेज हर महीने कितना रहेगा, वो हम यहाँ परसेंटेज फीड करेंगे। और ये फीड करने के बाद तुरंत ही हमारा ये ऑटोमेटिकली कैश डेफिसिट निकल कर आ जाएगा मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं फिल करना। हमें यहाँ पर केवल अभी एनुअल फिगर्स फीड करनी है। अब एनुअल फिगर्स फीड कैसे करनी है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास सीएमए डेटा है। हम क्या करेंगे, हम सीएमए डेटा में यहाँ पर हम देखते हैं, एक एक फिगर को हम लेते जाएंगे और देखेंगे कि उसको हम सीएमए डेटा से कहाँ से पिक करते हैं। तो हमारी ये जो फिगर्स हैं यहाँ पर, ये मार्च 23 की फिगर्स हैं और ये फिगर्स मार्च 24 की फिगर हैं। हम यहाँ पर कैश डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, यानी कि हमारा जो बेस बनेगा वो मार्च 24 और मार्च 23 की फिगर्स, ये दोनों हमारे बेस बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में या कैश डेफिसिट स्टेटमेंट में हमारा सबसे पहले है रिसीट फ्रॉम सेल्स या सर्विसेज लेस डेटर्स या रिसीवेबल्स। इसका क्या मतलब है, मतलब ये हुआ कि पूरे साल में जो भी नेट सेल करेगी फर्म, वो सारा का सारा कैश आना चाहिए। लेकिन अगर उसमें से कुछ डेटर्स क्रिएट हुए हैं, यानी कि कुछ उसमें रिसीवेबल्स क्रिएट हुए हैं जिनका कि पैसा आया नहीं है, अगले साल आएगा, तो वो हम उसमें से कम कर देंगे बिकॉज वो तो कैश इनफ्लो आया ही नहीं। तो अब इसके लिए फिगर कहां से आएगी, हमें देखना है 23-24 में सेल कितनी प्रोजेक्ट कर रहा है कस्टमर, और उसमें से रिसीवेबल्स कितने प्रोजेक्ट कर रहा है मार्च 24 में वो। तो 2024 की जो नेट सेल है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है 6355.93। तो सबसे पहले हम इस फिगर को यहाँ फीड कर लेते हैं 6355.93। अब हम देखते हैं कि रिसीवेबल्स कितने हैं। रिसीवेबल्स को इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो मार्च 24 के रिसीवेबल को दिखाई देंगे मार्च 24 के एसेट साइड में।
एसेट साइड हमारे पास यहाँ CMA डेटा में नीचे होता है, ये हमारा एसेट साइड है और इसमें रिसीवेबल की फिगर मार्च 24 की हमको दिखाई दे रही है, ये 500 लाख। तो इस 500 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स जो रिसीट आई है टोटल वो इतनी आई है 5855.93। अब अदर ऑपरेटिंग इनकम में चलते हैं। अदर ऑपरेटिंग इनकम हम देख लेते हैं ऊपर वापस। अदर ऑपरेटिंग इनकम कहाँ दिखाई देगी? P&L के अंदर। अब इसमें एक चीज और करना जरूरी है कि हम जो जो फिगर को हम इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं अपने एक्सेल शीट में, उसको हम स्ट्राइक ऑफ करते चलें, जिससे हमें पता रहेगा कि हमने सारी फिगर्स को, जो जो फिगर्स रिलेवेंट हैं एक्सेल शीट को भरने के लिए, उन्हें सारी कंसिडर कर ली है कि नहीं। तो अब हमने इस फिगर को ले लिया है, तो फिलहाल हम इस फिगर को स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये हमें दिखाई दे रहा है अदर इनकम। अदर इनकम की फिगर है हमारी 175। तो हम 175 को लिखेंगे अदर ऑपरेटिंग इनकम में यहाँ पर। अब है हमारे पास इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये है इंटरेस्ट इनकम। अगर कुछ भी होती तो वो यहाँ हमें दिखाई देती, पर ये फिगर निल है, तो हम इस फिगर को नहीं कंसिडर करेंगे, तो ये फिगर यहाँ पे जीरो ही रहेगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम भी यहाँ हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है अदर इनकम के अंदर, तो ये भी हमारी फिगर निल ही रहेगी। अब हमारे पास है डेफर्ड टैक्स असेट। तो ये एक्सेल शीट भरते समय ध्यान रखना है कि डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की फिगर कहीं पर भी इस प्री कैश डेफिसिट स्टेटमेंट में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? बिकॉज डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए कोई भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है। तो इस फिगर को हम ऐसे ही यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ये जो 183 यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कुछ नहीं है, बल्कि ये केवल एक इन दोनों का टोटल है। तो ये फिगर हमारी कहीं भी नहीं जाएगी इसमें। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है डेटर्स रिसीवेबल्स एज एट द एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इसका क्या मतलब है? जो पिछले फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ, यानी कि मार्च 23 में जो डेटर्स हमारे पास खड़े थे, उनका भी पेमेंट आया होगा इस साल, तो वो भी कैश इनफ्लो में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम चलते हैं नीचे CMA में, और CMA में हम देखते हैं एसेट साइड में मार्च 23 में कितने रिसीवेबल्स खड़े हुए थे। ये हमारी फिगर है मार्च 23 की, ये मार्च 23 की एसेट साइड है, और ये मार्च 23 की रिसीवेबल की फिगर है 275.12। तो हम इसको क्या करेंगे? 275.12 को हम यहाँ फिट कर देते हैं, और इसको भी यहाँ पर हम स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स कुछ आया है क्या इस साल हमारे पास में? एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स जो होता है वो हमेशा लायबिलिटी साइड में आपको दिखाई देगा, लायबिलिटी में, वो भी करंट लायबिलिटी के अंदर। तो करंट लायबिलिटी में हमारे पास ये है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स की रो है, और इसमें हमें यहाँ कोई भी फिगर दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब ये फिगर भी हमारी जीरो रहेगी। इसके बाद हमें देखना है अदर करंट एसेट्स एज एट द एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि हमें पता ही है कि करंट एसेट्स जो होते हैं वो होते हैं जो कि अगले एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाले होते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर एंड पर, यानी कि 31 मार्च 2023 में क्या क्या करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स हमारे पास खड़े थे। अब इसको भरते समय एक बात ध्यान रखनी है कि हमें स्टॉक की फिगर को कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज स्टॉक की जो फिगर होती है वो हम ऑलरेडी परचेजेस में और सेल्स में उसको हम ले चुके होते हैं। तो अब हमें देखना है स्टॉक के अलावा हमारे पास अदर करंट एसेट्स और क्या क्या थे पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो हम चलते हैं वापस मार्च 23 की एसेट साइड में। तो मार्च 23 में हमको दिख रहा है, ये है हमारा कैश बैलेंस 18.5 लाख रुपए। इसके बाद और हमारे पास अदर करंट एसेट में क्या है? ये जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा सारा इन्वेंट्री का फिगर है, ये है रॉ मटेरियल, ये है WIP और ये फिनिश गुड्स। इसको हमें कहीं पर भी कैश फ्लो में अभी नहीं लेना है। और इसके अलावा हमारे पास अदर करंट एसेट्स में क्या है? ये हमारे पास सब्सिडी की फिगर दिखाई दे रही है, ये GST ITC की फिगर है, और अदर करंट एसेट्स की फिगर है। तो इन तीनों का टोटल, और इसके साथ साथ हमारे पास जो कैश बैलेंस था मार्च 2023 में, वो यानी कि 18.50, और इसमें हम ऐड करेंगे ये वाली फिगर, इसका की टोटल है 266.49। इसको हम लेंगे यहाँ पर अदर करंट एसेट्स एज एट द एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ हम लेंगे प्लस 18.50 प्लस 266.49, ये फिगर हमारी यहाँ पर आ जाती है। अब हमें देखना है क्या और कोई शॉर्ट टर्म इन्फ्लोज हुए हैं, इसके अलावा अगर कोई और शॉर्ट टर्म इन्फ्लोज हुए हैं तो वो हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसको छोड़ते हैं, इसको हम आगे देखेंगे, इसको स्टॉक ऑफ कर देते हैं। आगे हमारे पास है लॉन्ग टर्म रिसीट्स या कैश इनफ्लोज फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। इसमें हम सबसे पहले देखना है फ्रेश या एडिशनल कैपिटल या पेड अप कैपिटल कुछ आया हो। तो ध्यान ये रखना है कि प्रॉफिट की वजह से जो भी कैपिटल में बढ़ोतरी होती है, कैपिटल में जो इंक्रीज होती है, वो फ्रेश कैपिटल नहीं है, वो तो नॉर्मल बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में जो प्रॉफिट आया उससे ही इंक्रीज हुआ है। तो हमें ये देखना है कि क्या कैपिटल में कुछ नया कैपिटल आया है। तो देखिए मार्च 23 में जो कैपिटल था वो 750 था, मार्च 24 में भी जो कैपिटल कस्टम प्रोजेक्ट कर रहा है वो भी 750 है। तो इसका मतलब कोई भी फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो अगर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो ये फिगर जीरो रहेगी। अगर यहाँ पर ये जो फिगर थी ये 750 ना होकर फॉर एग्जांपल 800 होती, और यहाँ ये फिगर 750 रहती,
तो इसका मतलब है 50 लाख का फ्रेश कैपिटल आता, तो हम 800 माइनस 750 उस फिगर को हम यहाँ फीड करते हैं। चलिए आगे, अब हम देखते हैं आगे है फ्रेश और एडिशनल क्वासी कैपिटल या क्वासी इक्विटी। इसका मतलब है जो क्वासी कैपिटल या क्वासी इक्विटी जो अनसिक्योर्ड लोन से आते हैं, ये है अनसिक्योर्ड लोन या क्वासी इक्विटी। इसकी फिगर मार्च 23 में जो हमें दिख रही है वो है ये 1129.57। मार्च 24 में ये फिगर दिखाई दे रही है 1430। इसका मतलब है कि कस्टमर फ्रेश अनसिक्योर्ड लोन्स रेज कर रहा है, तो इससे कैश का इनफ्लो होगा। अब वो कितना होगा उसके लिए हमें 1430 में से 1129.57 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये है 1430 माइनस 1129.57, ये फिगर यहाँ पर आ जाती है 300.43। इतना फ्रेश क्वासी इक्विटी या अनसिक्योर्ड लोन कस्टमर रेज कर रहा है। इसके ठीक ऊपर आपको दिख रहा है ये है डीटीएल यानी कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। हमने पहले ही बात की कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट की फिगर कहीं पर भी हमारे कैश डेफिसिट फाइनेंसिंग के एक्सेल में नहीं आती है, तो इसको आप ऐसे ही स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, इसको भी आप स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। इसके नीचे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है सरप्लस डेफिसिट एंड पी&एल अकाउंट। तो पी&एल अकाउंट का सरप्लस डेफिसिट मैंने बोला कि नहीं आएगा, बिकॉज ये हम एक्सपेंसेस को कंसिडर कर रहे हैं और अपने इनकम को भी कंसिडर कर रहे हैं कैश फ्लो में, तो उससे ऑटोमेटिकली ये फिगर निकल कर आ जाएगी, तो इसलिए इसको हमें अलग से अपने कैश फ्लो के अंदर नहीं लेना है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है फ्रेश टर्म लोन्स। अब हमें देखना है कि क्या फर्म ने कोई फ्रेश टर्म लोन्स लेने के लिए प्रोजेक्ट कर रही है फर्म, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की तरफ। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ये है टर्म लायबिलिटीज। टर्म लायबिलिटी हमको दिख रहा है मार्च 23 में जो टर्म लोन्स थे वो थे 657.80। मार्च 24 में टर्म लोन्स खत्म है। इसका मतलब फर्म या कंपनी फ्रेश टर्म लोन्स लेने की बजाय अपने जो पुराने टर्म लोन्स थे उनको पे ऑफ कर रही है। तो टर्म लोन्स अगर पे ऑफ हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि फंड्स का आउटफ्लो होगा, तो उसको हम आगे देखेंगे जब हम आउटफ्लो की फिगर्स भरेंगे। आगे चलते हैं, अब है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में हमें केवल तब फिगर लेनी है अगर ग्रॉस फिक्स्ड एसेट में कोई डिक्रीज हो रही है। तो हम चलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स की तरफ, तो हमें दिखाई देगा एसेट साइड में, ये एसेट साइड हमारी। यहाँ पर जो ग्रॉस ब्लॉक था 2023 में वो था 2119.83, जबकि 2024 में है ये 2209.29। इसका मतलब हमारा जो ग्रॉस ब्लॉक है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कोई फिक्स्ड एसेट्स की सेल को हम यहाँ पर कैश डेफिसिट की एक्सेल शीट में नहीं दिखाएंगे। अब हम देखते हैं इंक्रीज इन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए हम वापस चलते हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में हमें देखना है कि क्या और कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं। तो टर्म लायबिलिटीज में केवल एक यही फिगर थी, इसके अलावा और कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं है, तो ये फिगर भी जीरो ही रहेगी। अब है अदर लॉन्ग टर्म इनफ्लोज या डिक्रीज इन अदर नॉन करंट एसेट्स। इसमें देख लेते हैं कि क्या अदर नॉन करंट एसेट में कोई डिक्रीज हो रहा है। अदर नॉन करंट एसेट में अगर कोई डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है उससे कैश का इनफ्लो होगा। तो चलिए चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में हमारे पास ये है करंट एसेट, ये है फिक्स एसेट और ये है अदर नॉन करंट एसेट। तो अदर नॉन करंट एसेट में हमें दिख रहा है मार्च 23 में यहाँ पर एक फिगर खड़ी हुई थी 128.63, जो फिगर यहाँ खत्म हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो नॉन करंट एसेट खड़े हुए थे एफडीआर की शेप में, ये सारा का सारा कंपनी मान के चल रही है कि लिक्विडेट हो जाएंगे। तो अगर ये लिक्विडेट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये कैश आएगा, तो इसको हम 128.63 को यहाँ पर फीड करेंगे इस तरह से। इसके नीचे ये फिगर 128.63 इसी का टोटल है, इसको हम स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ इनटेंजिबल एसेट्स थे जो कि यहाँ पर ये फिगर थी 4.23 की, और ये फिगर यहाँ पर घटकर हो रही है 3.40। इसका मतलब ये इंटेंजिबल एसेट में जो डिक्रीज हो रही है ये भी कैश का इनफ्लो होगा इससे। तो 4.23 में से 3.40 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो डिफरेंस है ये कैश इनफ्लो में जाएगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जब हम, ये निकल कर आता है 4.23 माइनस 3.40, ये आ रहा है 0.83। तो इसको भी हम 0.83 को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसी 128.63 के साथ में। 0.83 यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो हमारा ये फिगर बन जाता है 129.46। चलिए वापस चलते हैं एक्सेल में अपनी, इसको भी हम स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है हमारे एक्सेल शीट के अंदर, अब हम आ जाते हैं आउटफ्लो फंड्स की तरफ। जरूरी नहीं है कि हमारे इनफ्लो सारे के सारे कवर हो गए हो, अभी हम फिगर्स को फीड कर रहे हैं। फिगर्स को फीड करते समय करने के बाद हम देखेंगे हमारा और क्या एलिमेंट बच गया है बैलेंस शीट के अंदर जो कि इनफ्लो या आउटफ्लो में आना है। चलिए अब हम चलते हैं आउटफ्लो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास पेमेंट्स और परचेजेस या सर्विसेज लेस क्रेडिटर्स। मतलब क्या हुआ कहने का, जो भी माल खरीदा गया अगर वो सारा का सारा कैश में खरीदा गया तो जितने भी परचेजेस की फिगर होगी वो पूरी की पूरी इसमें आ जाएगी। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है बिजनेस में। क्या होता है कि कुछ माल पुराना भी रखा हुआ होता है जिसको कहा जाता है ओपनिंग रॉ मटेरियल।
इसके बाद कुछ नया माल खरीदा जाता है, और फिर जब साल खत्म होता है तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल बच भी जाता है। तो और इसके अलावा जो सारा का सारा माल खरीदा जाता है उसमें से कुछ माल क्रेडिट पे भी खरीदा जाता है। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें पहले तो ये पता करना होगा कि टोटल परचेजेस पूरे साल में कितनी होने वाली है, फिर उसमें से कितनी परचेजेस क्रेडिट पे होने वाली है। तो टोटल परचेजेस में से हम क्रेडिट परचेजेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि परचेजेस के लिए या सर्विसेज के लिए टोटल पेमेंट कितना किया जा रहा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना है परचेजेस। तो परचेजेस के लिए क्या करना होता है, हमारे पास अगर हम इधर देखेंगे अपने पी एंड एल में, तो पी एंड एल में हमारे पास यहाँ पर ये फिगर है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। ये है रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर 5580 2023-24 के लिए। तो ये तो हुआ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या जिसको हम बोलते हैं आर एम सी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब परचेजेस की फिगर कैसे निकल कर आती है, परचेजेस के लिए हमें करना ये पड़ता है, परचेजेस इक्वल टू होता है क्लोजिंग रॉ मटेरियल, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CRM, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इसमें हम ऐड करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या RMC, और इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर तो हमें यहाँ मिल गई, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल की फिगर हमें मिलेगी एसेट साइड में। एसेट साइड में जब हम रॉ मटेरियल की फिगर को देखेंगे तो हमें वहां से ये दोनों फिगर्स मिल जाएंगी। तो हम चलते हैं एसेट साइड में। ये देखिए, ये है हमारी एसेट साइड। एसेट साइड में हमारे पास ये है पिछले साल का क्लोजिंग रॉ मटेरियल, यानी कि जो कि इस साल के लिए बनेगा ओपनिंग रॉ मटेरियल, ये फिगर। और ये है मार्च 24 का क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो कि प्रोजेक्शन में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पकड़नी है ये वाली फिगर 1300 में ऐड करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर जो कि थी 5580, और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1258.97, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल परचेजेस कितनी हुई। और फिर उसमें से हम क्रेडिटर्स की फिगर को माइनस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली कैश आउटफ्लो कितना हुआ परचेजेस के लिए। चलिए अब हम एक एक फिगर को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है हमारा 1300 प्लस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो कि हमें ऊपर दिखाई दिया था, यहाँ पर था 5580। इस फिगर को हम यहाँ ऐड करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ओपनिंग रॉ मटेरियल। वापस हमें चलना होगा एसेट साइड में, ओपनिंग रॉ मटेरियल है 1258.97, और अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्रेडिटर्स की फिगर जो कि मार्च 24 में प्रोजेक्ट कर रहा है कस्टमर। तो वो हमें कहाँ मिलेगी, वो हमें मिलेगी लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटी के अंदर। तो करंट लायबिलिटी में लायबिलिटी साइड में क्रेडिट की जो फिगर हमें दिखाई दे रही है वो है ये फिगर 150। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 150। अब ये जो फिगर निकल कर आ रही है 5471.03, इसका मतलब है ये एक्चुअल कैश आउटफ्लो होगा परचेजेस के लिए या सर्विसेज के लिए। चलिए आगे चलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। वापस आना होगा हमें P&L के अंदर। तो P&L में हमारे पास और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हुए हैं, हमारे पास है ये कंज्यूमेबल स्पेयर्स, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद ये है पावर एंड फ्यूल जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये है सैलरी एंड वेजेस जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। अदर्स में यहाँ कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है हमें डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को कैश फ्लो डेफिसिट का जब हम एक्सेल शीट भरते हैं तो इसको कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। इसके लिए कोई भी खर्चा एक्चुअली नहीं करना पड़ता है फर्म को या कंपनी को, ये केवल एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। तो इसलिए इसको हम कैश डेफिसिट कैलकुलेट करते समय कंसिडर नहीं करते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे इन तीनों का टोटल, यानी कि ये जो कंज्यूमेबल स्पेयर्स था, इसके अलावा पावर एंड फ्यूल और सैलरीज एंड वेजेस, 35, 155 और 85, इन दोनों का टोटल हम करेंगे यहाँ पर, प्लस 35 प्लस 155 एंड प्लस 85, ये फिगर आ जाती है यहाँ पर। अब हमारे पास है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस चूंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर सैलरीज एंड वेजेस को इसमें ऐड कर लिया है, तो हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की फिगर यहाँ पर और कहीं नहीं दिखाई देगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस लेस प्रोविजंस। तो हमारे पास और एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, और एक्सपेंसेस हमारे पास अब अभी नीचे दिखाई देंगे हमको। ये हैं अदर एक्सपेंसेस 125 लाख। लेकिन ये अगर हमने कोई प्रोविजन खड़े किए हैं, प्रोविजन खड़े करने का मतलब क्या होता है कि उस खर्चे को बुक तो कर लिया गया P&L के अंदर, लेकिन एक्चुअली कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, पैसा अभी देना बाकी है उन खर्चों का। तो हम क्या करेंगे, इन एक्सपेंसेस में से हम जो प्रोविजंस मार्च 24 में खड़े हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मार्च 24 में हम देखते हैं प्रोविजंस खड़े हैं या नहीं। हम चलते हैं मार्च 24 में लायबिलिटी साइड में, क्योंकि प्रोविजंस हमें लायबिलिटी साइड में दिखाई देते हैं। तो ये हमारे प्रोविजंस हैं, ये देखिए अदर करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस के अंदर हमें 25 लाख रुपए ये दिखाई दे रहा है एक्सपेंसेस पेएबल, 2 लाख रुपए ये अदर्स में भी दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ ही अदर स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज हमको दिखाई दे रही हैं 10 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे के सारे तीनों लायबिलिटीज हैं ये हमें एक्सपेंसेस में से कम करने पड़ेंगे। तो एक्सपेंसेस जो कि हमारा 125 था,
ये फिगर थी 125। 125 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन तीनों फिगर्स को, 10, 25 और 2 को, और वो फिगर यहाँ आएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं 125 माइनस 10 माइनस 25 एंड माइनस 2। एक्चुअली जो खर्चा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में या मार्केटिंग एक्सपेंसेस में या जनरल सेलिंग एक्सपेंसेस में, वो हुआ 88 लाख एक्चुअल जो कैश आउटफ्लो हुआ। इसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। वापस चलते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस चार्जेस जो है, ये सारे के सारे हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसमें सीसी का इंटरेस्ट एक्सपेंस, टर्म लोन का, जीसीएल का, ऑटो लोन्स, एनएसआईसी और जो अदर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, ये सारे एक्सपेंसेस का जो टोटल है वो ये है 206.25, जो हमें नीचे दिखाई दे रहा है। तो इस पूरी फिगर को हम यहाँ पर डालेंगे 206.25। अब अगला है हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस अगर हम यहाँ कोई दिखाई देता है तो हम डाल सकते हैं, जो कि हमें यहाँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखाई देगा, पर ऐसा कोई भी एक्सपेंस हमें नहीं दिख रहा है, तो ये यहाँ पर हमारा जीरो ही रहेगा। इनकम टैक्स देख लेते हैं कि इनकम टैक्स क्या, कंपनी ने कोई इनकम टैक्स का प्रोजेक्शन किया है, यहाँ पर कोई टैक्स का प्रोविजन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई फिगर नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब है क्रेडिटर्स या पेबल्स एज एट द एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर कि 31 मार्च 2023 को जितने भी क्रेडिटर्स खड़े होंगे, उनको ऑब्वियसली जो कंपनी है वो इस साल पे ऑफ करेगी, तो यानी कि कैश का आउटफ्लो उनका इस साल होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि 31 मार्च 2023 में कितने क्रेडिटर्स खड़े थे। उसके लिए हमें वापस चलना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में हमें देखना होगा कि क्रेडिटर्स हमारे लास्ट ईयर में कितने खड़े हुए थे। लास्ट ईयर के जो क्रेडिटर्स हैं, ये है 31 मार्च 2023 की करंट लायबिलिटीज, ये वाली, और ये है क्रेडिटर्स की फिगर, सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स जो हमें दिख रहा है 110.50। तो इनको ऑब्वियसली अगले साल में कंपनी पे ऑफ करेगी, तो ये फिगर हमें यहाँ डालनी पड़ेगी। ऐसे ही जो पिछले साल प्रोविजंस किए गए थे, वो सारे प्रोविजंस भी इस साल पे ऑफ होंगे, तो उसकी फिगर भी यहाँ आएगी, प्रोविजंस एज एट द एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले साल प्रोविजंस क्या क्या थे, उसके लिए हमें करंट लायबिलिटी में नीचे चलना है। ये देखिए, ये हमारा था अदर स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज ड्यू विद इन 1 ईयर 10.55। इसके अलावा ये था एक्सपेंसेस पेबल, और इसके अलावा अदर्स में यहाँ कोई फिगर नहीं है। तो इन दोनों का जो टोटल है, वो प्रोविजंस का जो पेमेंट होगा वो अगले साल में होगा। इनको दोनों का टोटल यहाँ पर करना पड़ेगा हमें, 10.55 प्लस 12.04, ये होगा 22.59। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे पास में एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स एज एट द एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर पिछले साल के लास्ट में यानी 31 मार्च 2023 को कस्टमर से कुछ एडवांस आया हुआ था, तो उसकी भी सर्विसेज या उसका भी जो सप्लाई है वो बोरो ने इस साल देनी होगी, जबकि पैसा पिछले साल ही आ गया था। तो वो पिछले साल जब आया होगा तो करंट लायबिलिटी में रहा होगा। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिनको कि अगले एक साल में हमें पे ऑफ करना होता है। तो देख लेते हैं कि क्या हमारे पास एडवांस फ्रॉम कस्टमर कुछ भी खड़ा था पिछले साल में। उसके लिए हमें यहाँ देखना है एडवांस फ्रॉम कस्टमर में, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, लेकिन इसके आगे हमें दिख रहा है यहाँ कोई भी फिगर नहीं है, मतलब पिछले साल एडवांस फ्रॉम कस्टमर कुछ भी नहीं था। चलिए इसके बाद है अदर शॉर्ट टर्म आउटफ्लोज। अब हमें देखना है अदर शॉर्ट टर्म आउटफ्लोज क्या क्या हैं। तो अदर शॉर्ट टर्म आउटफ्लोज में हमें दिखाई देंगे जो भी हमारे अदर करंट एसेट्स हैं। अदर करंट एसेट्स का मतलब हो जाता है, चलते हैं एसेट साइड में, 31 मार्च 2024 को जो भी अदर करंट एसेट्स खड़े हुए होंगे उन सभी के लिए कैश का आउटफ्लो होगा। तो ये सब फिगर हमें लेनी है, लेकिन स्टॉक को छोड़ के, जैसा हमने पहले ही बात की। तो अदर करंट एसेट्स में और क्या क्या है हमारे पास, ये 28 लाख रुपए का कैश बैलेंस है। इसके अलावा अगर हम नीचे चलते हैं, स्टॉक के अलावा हमारे पास अदर करंट एसेट में क्या क्या है, ये सब्सिडी की फिगर है, ये जीएसटी की फिगर है, और ये अदर करंट एसेट्स की फिगर है। तो इन तीनों का टोटल जो कि है 470, और इसमें हम ऐड करेंगे ये कैश की फिगर जो कि है 28। तो ये सारा का सारा हमारा बनेगा अदर कैश आउटफ्लो। इसको हम यहाँ पे डालेंगे अदर शॉर्ट टर्म आउटफ्लो के अंदर। तो अदर शॉर्ट टर्म आउटफ्लो में हमारी फिगर आ जाती है 28 का तो है कैश बैलेंस, और इसके अलावा 470 की जो फिगर है, ये वाली, ये जो फिगर है ये आ जाएगी हमारी यहाँ पर 470। अब हमने यहाँ पर ये वाला कैश बैलेंस भी ले लिया है, ये हम पहले ही ले चुके थे। इस तरह से ये हुआ अदर शॉर्ट टर्म आउटफ्लोज। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग टर्म पेमेंट्स की तरफ। अब हमें देखना है कि लॉन्ग टर्म पेमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या कोई कैपिटल में डिक्रीज हो रही है या ड्रॉइंग्स हो रही हैं। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारा जो कैपिटल है वो पिछले साल भी 750 था, और 31 मार्च 2024 भी 750 रहने वाला है, यानी ना तो इसमें कोई इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। अगर इसमें इंक्रीज हो रही होती तो वो बनता कैश का इनफ्लो, और अगर कोई डिक्रीज हो रही होती तो बन जाता कैश का आउटफ्लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ ड्रॉइंग से डिक्रीज इन कैपिटल में जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट है डिक्रीज इन क्वासी कैपिटल या क्वासी इक्विटी। क्वासी कैपिटल या क्वासी इक्विटी में हम पहले ही देख चुके हैं
एक्चुअली इंक्रीज हो रही थी, तो उस इंक्रीज को हम कैश इनफ्लो में ले चुके हैं, तो कैश का आउटफ्लो इसमें नहीं हो रहा है। अब हम आ जाते हैं रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन में। तो रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन में हमारे पास क्या फिगर है देखते हैं। टर्म लोन हमें दिखाई देगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। हमने देखा था कि 31 मार्च 23 को जो टर्म लोन खड़ा था वो 657.80 था, जो कि इस साल पूरा खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब जो 657.80 है, ये पूरा का पूरा रिपेमेंट कंपनी करने वाली है 31 मार्च को, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो इस ये फिगर बन जाएगी हमारी आउटफ्लो की फिगर 657.80। अब हमें देखना है एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स कि फिक्स एसेट में कोई फ्रेश एक्विजिशन हो रहा है क्या। तो फिक्स एसेट में एक्विजिशन हमें कैसे देखना होता है, अगर ग्रॉस ब्लॉक में कोई भी इंक्रीज हो रही है तो ही हमें उस वो ही एक्विजिशन होता है। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि कोई नया फिक्स एसेट कंपनी ने या फर्म ने खरीदा है या खरीदने वाली है, जिसकी वजह से कैश देना पड़ेगा। ऐसे ही ग्रॉस ब्लॉक में अगर डिक्रीज होती है, इसका मतलब होता है कि फिक्स एसेट को सेल ऑफ किया जा रहा है, डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। तो हम चलते हैं फिक्स एसेट्स की तरफ। फिक्स एसेट हमें मिलेंगे एसेट साइड में। ये हमारे फिक्स एसेट की फिगर है। फिक्स एसेट की फिगर मार्च 23 में खड़ी हुई थी 2119.83। 24 में प्रोजेक्शन किया जा रहा है 2209.29 का। इसका मतलब है ग्रॉस ब्लॉक बढ़ रहा है। हमने पहले ही कहा कि हमें इसमें ग्रॉस ब्लॉक देखना है, ना कि नेट ब्लॉक। तो ग्रॉस ब्लॉक हमारा बढ़ रहा है, तो कितने से बढ़ रहा है वो फिगर यहाँ पर आ जाएगी हमारी एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तो हम यहाँ पे करेंगे प्लस 2209.29 माइनस 2119.83। इसका मतलब है 89.46 का कैश आउटफ्लो होगा फिक्स एसेट्स के एक्विजिशन के लिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं डिक्रीज इन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसको हम देख चुके हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमें जाना पड़ेगा वापस लायबिलिटी साइड में। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कोई भी और बची नहीं है। टर्म लायबिलिटी के अंदर हमारे पास ये टर्म लोन था, जिसको हम पहले ही पे ऑफ हो रहा था, तो हम आउटफ्लो ले चुके हैं उसका। इसके अलावा और कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं दिख रही है, तो ये फिगर हमारी जीरो ही रहेगी। इसके बाद है अदर लॉन्ग टर्म आउटफ्लोज या इंक्रीज इन अदर नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट में हम देख चुके हैं पहले ही। नॉन करंट एसेट में हमारे आते हैं फिक्स एसेट्स, तो जिसमें इंक्रीज हो रही थी उसको हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं। इसके अलावा और नॉन करंट एसेट में ये हमारी एफडीआर थी, जो कि लिक्विडेट हो रही है, तो ये भी कैश इनफ्लो बनेगा। और इसमें नीचे है हमारे पास इंटेंजिबल एसेट, जो कि रिड्यूस हो रहा था, वो भी कैश का इनफ्लो था। तो इसका मतलब है और कोई भी लॉन्ग टर्म आउटफ्लो नहीं हो रहा है या नॉन करंट एसेट में इंक्रीज नहीं हो रही है, तो ये फिगर भी हमारी जीरो रहेगी। चलिए अब यहां पर हमें डालना होता है ओपनिंग वर्किंग कैपिटल लिमिट की आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग वर्किंग कैपिटल लिमिट की आउटस्टैंडिंग कितनी है, उसके लिए हमें चलना होगा लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में 31 मार्च 23 में हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल बोरिंग कितनी थी। वो थी इन दोनों का टोटल, यानी कि 1502.29। ये जो 1502.29 की फिगर है, इसे हम लेंगे ओपनिंग वर्किंग कैपिटल में, यह आ जाएगा 1502.29। लेकिन ये फिगर चूंकि बोरोइंग है, तो ये फिगर आएगी माइनस में, तो इसको हम लिखेंगे 1502.29 माइनस का साइन लगा के इस तरह से। अब इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल लिमिट की आउटस्टैंडिंग कितनी है। वो फिगर अब हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये 1899.99। अब देखते हैं कि क्या मार्च 24 में इतनी ही वर्किंग कैपिटल की क्लोजिंग है। ये देखिए, ये है 1900, यानी कि कुछ राउंडिंग ऑफ का कुछ ना कुछ डिफरेंस आता ही है। इसे हम कहीं पर भी आउटफ्लो में एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक जब चाहें यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो अब ये फिगर हमें दिख रही है क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल लिमिट आउटस्टैंडिंग की। इसका मतलब क्या हुआ कहने का, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल में जो इनफ्लो हो रहा है उसको अब हम ऊपर देखते हैं। पूरे साल में कैश का जो इनफ्लो हो रहा है वो ये फिगर है 7020.93, और पूरे साल में जो आउटफ्लो हो रहा है कैश का, वो हो रहा है 7418.64। तो आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है वो फिगर आ रही है यहाँ पर 397.71। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल की जो आउटस्टैंडिंग है वो 1502.29 से बढ़कर 1900 प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब हमें देखना है कि इसको मंथली कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास तरीका ये है कि हम इसको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे परसेंटेज फिगर इसको एलोकेट कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि पूरे साल में किस तरह से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। बस हमें ध्यान ये रखना है कि परसेंटेज का जो टोटल है वो 100 होना चाहिए। हर मंथ में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कस्टमर ये कहता है कि मेरा जो आउटफ्लो है या इनफ्लो है वो कुछ इस तरह से रहेगा, फर्स्ट मंथ में 5% रहेगा। तो अब देखिए, जैसे जैसे हम ये परसेंटेज की फिगर यहाँ पे फीड करेंगे, वैसे वैसे हमारा उस मंथ का ये जो इनफ्लो है वो सारे के सारे बढ़ जाएंगे परसेंटेज टर्म्स। ये है 5%। इसके बाद सेकंड मंथ में फॉर एग्जांपल 10% का इनफ्लो होता है, थर्ड मंथ में भी 10% होता है। इसके बाद फोर्थ मंथ में 4% रह जाता है,
5th मंथ में ये बढ़ के 25% हो जाता है, फिर 6 मंथ में मान लीजिए 7% है, फिर 8% है, वापस 5% है, अगेन ये 9% हो जाता है, फिर यहाँ पर 6% हो जाता है, यहाँ पर 5% हो जाता है, और अब लास्ट में 6% हो जाता है। तो अब देखिए इस तरह से ये टोटल जो है यहाँ पे 100% आना जरूरी है, ये 100% हो जाता है यहाँ पर इस तरह से। और ये हमारे मंथली परसेंटेजेस हैं इनफ्लो की, यानी हर महीने कितना इनफ्लो एक्सपेक्ट कर रहा है कस्टमर परसेंटेज वाइज। ये हो गया हमारा मंथली कैश इनफ्लो। यहाँ पर ये हमें कैश इनफ्लो की फिगर हर महीने की दिखाई दे रही है, जैसे कि फर्स्ट मंथ में 351.05, सेकंड मंथ में 702.09, थर्ड मंथ में भी 702.09, तो फोर्थ मंथ में 280.84, इस तरह से टोटल हो जाता है 7020.93, जो टोटल में यहाँ पे दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट, अब हम आते हैं आउटफ्लो की तरफ। तो आउटफ्लो में भी हम परसेंटेजेस बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मंथ में कस्टमर कहता है मेरा जो आउटफ्लो होगा वो 4% होगा, सेकंड मंथ में मेरा आउटफ्लो 7% होगा, थर्ड मंथ में अराउंड 20% हो जाएगा, फिफ्थ मंथ में अराउंड 15% आउटफ्लो होगा, सिक्स फिफ्थ सॉरी फर्स्ट मंथ में 4%, सेकंड में 7, थर्ड में 20, फोर्थ में 15, फिफ्थ में मान लीजिए 5% होगा, फिर 7 है, 8 है, वापस 5 हो जाता है, फिर ये 10% हो जाता है, 7%, इसके बाद हो जाता है 9%, और लास्ट में 3%। ये हमारा ब्रेकअप बन जाता है आउटफ्लो फंड्स का। इसका मतलब है कि इसको थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि आउटफ्लो जो है वो फर्स्ट मंथ में आउटफ्लो बना यहाँ पर 296.75 लाख, सेकेंड मंथ में 511.30, थर्ड मंथ में इतना, फोर्थ मंथ में इतना। तो इस तरह से हर महीने का टोटल कैश आउटफ्लो में पता चल जाता है। लास्ट में टोटल फिगर आ जाती है 7418.64, जो फिगर हमारी यहाँ पर थी। अब देखिए यहाँ पर ओपनिंग वर्किंग कैपिटल आउटस्टैंडिंग हमारी 1502.29 थी एनुअल, और एनुअल जो वर्किंग कैपिटल लिमिट आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग जो थी उसकी वो थी 1900। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप चेक करेंगे तो वो फिगर आपको यहाँ दिखाई दे रही है। जैसे फर्स्ट मंथ में ओपनिंग यही 1502.29 हुई, और फर्स्ट मंथ में चूंकि जो कैश का इनफ्लो है वो कैश आउटफ्लो से ज्यादा है, तो क्लोजिंग जो वर्किंग कैपिटल लिमिट वर्किंग कैपिटल की आउटस्टैंडिंग होगी वो कम हो जाएगी, बिकॉज इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, कैश आ ज्यादा रहा है और जा कम रहा है। ऐसे ही फिर सेकंड मंथ में चलते हैं। सेकंड मंथ में जो इनफ्लो है वो है 702.09, और जो आउटफ्लो है वो है 511.30। इसका मतलब सेकंड मंथ में भी वही चीज है, सेकंड मंथ में भी इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो वर्किंग कैपिटल लिमिट की आउटस्टैंडिंग और ज्यादा घट जाती है। थर्ड मंथ की तरफ चलते हैं। थर्ड मंथ में इनफ्लो हो रहा है 702.09, लेकिन जो आउटफ्लो है वो बढ़कर हो गया 1483.73। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि अब हमारा जो वर्किंग कैपिटल लिमिट की आउटस्टैंडिंग है वो अचानक बढ़ जाएगी, हो जाएगी 2046.84। इसी तरह से अब आप देखिए आगे आगे चलते जाते हैं कि जो मैक्सिमम कैश डेफिसिट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा इसमें कि मैक्सिमम नेगेटिव फिगर आप हमारी किस मंथ में आ रही है। तो मैक्सिमम नेगेटिव फिगर जो हमारी आ रही है वो आ रही है यहाँ पर 831.96, जो कि है फोर्थ मंथ। तो 831.96 की एक्स्ट्रा फंडिंग कस्टमर आपसे डिमांड कर सकता है, कस्टमर बैंक से डिमांड कर सकता है, और अब बैंक को डिसाइड करना है कि उसको इतनी एक्स्ट्रा फंडिंग देनी है या नहीं देनी है। तो ये तो था मंथली पी कैश डेफिसिट हमने देखा। अब इसी वर्कशीट में हमने इसको क्वार्टरली भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर हम इसे अनहाइड करेंगे तो हमें वो भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है हमारा क्वार्टरली कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, और उसके बेसिस पे कैश डेफिसिट का कैलकुलेशन। तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि ये है फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में जो इनफ्लो हो रहा है वो हमें दिख रहा है 1755.23, और जो आउटफ्लो हो रहा है वो हो रहा है 2299.78। तो इसका मतलब जो डेफिसिट हो रहा है फर्स्ट क्वार्टर में वो हो रहा है हमारा यहाँ पर 544.55 लाख का। लाइकवाइज सेकेंड क्वार्टर का जो कैश डेफिसिट है वो ये है। तो इसका मतलब सेकंड क्वार्टर में कैश डेफिसिट का कैश सरप्लस हो रहा है। थर्ड क्वार्टर का कैश डेफिसिट है 161.68, और फोर्थ क्वार्टर का कैश डेफिसिट है 215.98। अगर बैंक क्वार्टरली बेसिस पे कैश डेफिसिट कैलकुलेशन करती है तो फिर उसकी जो कैश की जो वर्किंग कैपिटल लिमिट की रिक्वायरमेंट निकलेगी वो 544.55 लाख निकलेगी। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें तीन चार चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि एक तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री पूरे के पूरे इस स्टेटमेंट में, इस कैलकुलेशन में कहीं पर भी नहीं आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, परचेजेस को कैसे कैलकुलेट करना है हमने पहले भी देखा था। हमें करना है क्लोजिंग रॉ मटेरियल को लेना है, उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम को ऐड करना है, और ओपनिंग रॉ मटेरियल को घटा देना है। मतलब ये हुआ अगर परचेजेस की फिगर हमारे पास हमारे जो प्रोजेक्शन है उसमें नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ जो प्रोजेक्शन हमारे पास थे इसमें डायरेक्टली हमें हमारे पास परचेजेस की फिगर नहीं थी,
हमारे पास क्या फिगर थी, हमारे पास फिगर थी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। तो फिर हमें इस फॉर्मूले को यूज करके परचेज की फिगर को निकालना होगा, और अगर परचेज की फिगर कस्टमर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो फिर हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ग्रॉस ब्लॉक में अगर इंक्रीज हो रहा है तो ही हमें एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में आउटफ्लो दिखाना है। यानी कि यहाँ पर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो यह है, ये हमें तभी दिखाना है अगर ग्रॉस ब्लॉक में इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही ग्रॉस ब्लॉक में अगर डिक्रीज हो रही है तो ही उसको फिक्स्ड एसेट्स की सेल में दिखाना है। फिक्स्ड एसेट्स की सेल हम कहाँ दिखाते हैं, वो हम दिखाते हैं इनफ्लो में। यहाँ पर ये देखिए, ये है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इसको हमें तभी दिखाना है अगर ग्रॉस ब्लॉक में कोई डिक्रीज हो रही है। तो फिक्स्ड एसेट्स में अगर डिक्रीज केवल डेप्रिसिएशन के बेसिस पे हो रही है तो हमें उसको कंसिडर नहीं करना है कहीं पर भी अपने इस कैलकुलेशन में। ऐसे ही डेप्रिसिएशन हमारे इस पूरे के पूरे कैश फ्लो में कहीं भी नहीं आता है, क्योंकि वो एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने बात की कि कैश डेफिसिट का कैलकुलेशन कैसे होता है और उसके ऊपर फाइनेंस कैसे कर सकते हैं। ये एक्सेल शीट का, इस वर्कशीट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं phenologistforall@gmail.com पर, अगर आपको ये एक्सेल शीट डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है। तो phenologistforall@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।